हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप ने पहली बार क्या घोषणा की? बायबैक की घोषणा के बाद विप्रो के शेयर में कितनी तेजी दिखी? ग्लेनमार्क लाइफ के शेयर ने क्यों बनाया 52 वीक हाई? हिंदुस्तान जिंक की बैलेंस शीट में पहली बार क्यों दिखा नेट कर्ज? इन सब के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज के एपिसोड में फोकस रहने वाला है। नमस्कार, कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई खबरों की ही। पहली खबर, कर्ज के बोझ में दबा अदानी ग्रुप कारोबार विस्तार के लिए नए सिरे से कर्ज उठाने की योजना बना रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप की ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए करीब $1 अरब का कर्ज उठाने की योजना है और इसके लिए कई विदेशी बैंकों के साथ बातचीत चल रही है। ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद पहली बार ऐसी खबर आई है जो बताती है कि ग्रुप की तरफ से बड़े स्तर पर कर्ज उठाने की योजना है। गौरतलब है कि इस हफ्ते की शुरुआत में ही अदानी ग्रुप ने कहा था कि समूह की तब तक नया कर्ज उठाने की योजना नहीं है जब तक मौजूदा कर्ज कम नहीं हो जाता। 31 मार्च 2023 तक ग्रुप पर करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का ग्रॉस कर्ज था। अदानी ग्रुप की ओर से लेंडर्स और रेगुलेटर्स को हाल में जमा किए गए एक नोट के मुताबिक मार्च अंत तक नेट कर्ज 1.95 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, क्योंकि वित्त वर्ष 2023 में ग्रुप ने 23,590 करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान किया है। इस बीच अदानी ग्रुप की ओर से पहले से उठाए गए कर्ज को समय से पहले लौटाने का सिलसिला बना हुआ है। ग्रुप ने होलसिम के सीमेंट कारोबार को खरीदने के लिए जो कर्ज लिया था उसमें करीब $20 करोड़ के कर्ज का भुगतान समय से पहले कर दिया गया है। अदानी ग्रुप ने पिछले साल करीब $10 अरब में होलसिम से अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी सीमेंट को खरीदा था और इसके लिए विदेशी बैंकों से करीब $4.5 अरब का कर्ज उठाया था। दूसरी खबर, रेमंड ने अपनी सहयोगी कंपनी रेमंड कंज्यूमर केयर यानी RCCL के कंज्यूमर केयर कारोबार को गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को 2,825 करोड़ रुपए में बेच दिया है। इस कारोबार में मेल ग्रूमिंग ब्रांड पार्क एवेन्यू और कामासूत्र कॉन्डम शामिल है। इस डील से गोदरेज कंज्यूमर यानी GCPL की मेंस पर्सनल केयर और सेक्सुअल वेलनेस कैटेगरीज में पकड़ और मजबूत हो जाएगी। जहां तक रेमंड की बात है तो वो इस कारोबार को बेचने के लिए 2 साल से ज्यादा समय से कोशिश कर रही थी, क्योंकि ग्रुप का मानना है कि ये उनके पोर्टफोलियो में नॉन कोर कारोबार है। इस डील से मिली रकम का इस्तेमाल कर्ज के भुगतान के साथ साथ लाइफस्टाइल कारोबार में निवेश करने पर होगा। रेमंड ने अपने लाइफस्टाइल कारोबार का डीमर्जर कर RCCL में ट्रांसफर करने की भी घोषणा की है, जिसे बाद में अलग से लिस्ट भी किया जाएगा। इस डील को लेकर चल रही बातचीत के मद्देनजर 27 अप्रैल को रेमंड का शेयर इंटरडे में 9% तक उछला था, पर 28 अप्रैल को GCPL के शेयर में 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। तीसरी खबर, देश की चौथी सबसे बड़ी IT कंपनी विप्रो ने गुरुवार शाम को तिमाही नतीजों के साथ बायबैक की भी घोषणा की है। 445 रुपए प्रति शेयर के भाव पर होने वाले इस बायबैक पर कंपनी 12,000 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। ये बायबैक टेंडर रूट के जरिए होगा और बायबैक का प्राइस गुरुवार की क्लोजिंग से करीब 19% के प्रीमियम पर है। इससे पहले जनवरी 2021 में विप्रो ने 9,500 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक की प्रक्रिया पूरी की थी। कंपनी ने $1.7 अरब का अपना अब तक का सबसे बड़ा बायबैक 2019 में पूरा किया था। 2016 में कंपनी ने 2,500 करोड़ रुपए का और 17 में 11,000 करोड़ रुपए का बायबैक पूरा किया था। लेकिन जो नतीजे आए हैं वो दरअसल अनुमान से हल्के कमजोर रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 0.7% बढ़कर 3,075 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान कंपनी की आय 0.2% घटकर 23,190 करोड़ रुपए पर रही, जबकि डॉलर आय ग्रोथ 0.7% रही। एबिट यानी कामकाजी मुनाफा 0.9% बढ़कर 3,658 करोड़ रुपए पर रहा और मार्जिन 15.6% से बढ़कर 15.8% पर रहे हैं। पर प्रीमियम पर बायबैक की घोषणा से शेयर में दिन के दौरान 3% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला था। चौथी खबर, शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने LIC के एक डीलर समेत कुल 5 एंटिटीज पर शेयर बाजार में कारोबार करने से बैन लगा दिया है। बाकी 4 एंटिटीज में इस डीलर के रिश्तेदारों के नाम ही सामने आए हैं। LIC के इस डीलर को फ्रंट रनिंग के आरोप में पकड़ा गया है। इन आरोपियों में 3 इंडिविजुअल्स और 2 एंटिटीज के नाम सामने आए हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी का नाम योगेश गर्ग है, जो LIC के इन्वेस्टमेंट विभाग में काम कर रहा था और 2011 से LIC का कर्मचारी है। सेबी के फैसले के मुताबिक योगेश अब शेयर बाजार में कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। साथ ही योगेश गर्ग के 4 रिश्तेदारों को भी शेयर बाजार से बैन किया गया है। इन सभी पर 2.44 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है और ये रकम उनको लौटाने का भी आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि ये डीलर प्राइवेट इंफॉर्मेशन के आधार पर दूसरे व्यक्ति के नाम से ट्रेड करता था। फिलहाल LIC ने इस आरोपी का तबादला कर दिया है, पर इन आरोपियों के बैंक खातों से रकम निकासी पर भी सेबी ने रोक लगा दी है। फ्रंट रनिंग का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर की जानकारियों के आधार पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग के जरिए लाभ कमाना, जो कि गैर कानूनी है। पांचवी खबर, बीते 20 साल में हिंदुस्तान जिंक की बैलेंस शीट में पहली बार नेट कर्ज की स्थिति देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2023 के अंत तक कंपनी कर्ज मुक्ति बजाय नेट कर्ज में आ गई है। वित्त वर्ष 2022 के अंत तक कंपनी के पास
665 करोड़ रुपए के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से यानी नकदी थी। पर वित्त वर्ष 2023 के अंत तक कंपनी पर 1780 करोड़ रुपए का नेट कर्ज है और कर्ज में आने की वजह है कंपनी की ओर से दिए गए वित्त वर्ष 2023 में स्पेशल डिविडेंड समेत कुल 31,901 करोड़ रुपए का डिविडेंड। इस वजह से कंपनी को अपने खुद के क्षमता विस्तार खर्च के लिए जबरन बैंकों से पैसा उधार लेना पड़ा। दरअसल हिंदुस्तान जिंक की पेरेंट कंपनी वेदांता की ही पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, जिसे हम VRL के नाम से भी जानते हैं, उसको अपना कर्ज घटाने के लिए पैसों की जरूरत थी, जिसे वेदांता की ओर से बड़े डिविडेंड देकर पूरा किया गया है, जो पैसा उसे अपनी सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक से मिला था। छठी खबर, टेलीकॉम टावर चलाने वाली कंपनी इंडस टावर्स VI को बकाया रकम का भुगतान करने पर जोर दे रही है। साथ ही इंडस टावर्स की ओर से वोडाफोन आइडिया को नया पेमेंट प्लान की भी मंजूरी नहीं दी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडस टावर्स की ओर से चौथी तिमाही के लिए जारी नतीजों के मुताबिक कंपनी ने वोडाफोन आइडिया से बकाया रकम के चलते बैड डेट के लिए जो प्रोविजनिंग की है वो 5,400 करोड़ रुपए के पार निकल गई है। वोडाफोन आइडिया के मौजूदा पेमेंट प्लान के मुताबिक कंपनी ने जनवरी 2023 से पूरे 100% बकाये के भुगतान की कमिटमेंट की थी और 31 दिसंबर 2022 तक जमा हुई रकम को भी 7 महीने में अदा करने के लिए कहा था। सातवीं खबर, PI इंडस्ट्रीज के शेयर में 28 अप्रैल को 2 महीने की सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली। शेयर में 10% से ज्यादा की मजबूती के साथ कारोबार की समाप्ति हुई। दरअसल PI इंडस्ट्रीज ने अपनी सहयोगी कंपनी PI हेल्थ साइंसेज लिमिटेड या PIHSL के जरिए US की फार्मा कंपनी TRM की 2 भारतीय इकाइयों में 100% हिस्सा खरीदने के लिए करार किया है। इन 2 कंपनियों में थेराकेम रिसर्च मेडिलैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी TRM इंडिया और सोलिस फार्मा केम शामिल है। इसके अलावा कंपनी ने इन एंटिटीज से TRM US के चुनिंदा एसेट्स को खरीदने के लिए भी करार किया है। आपको बता दें कि TRM US अपनी सहयोगी कंपनियों के जरिए केमिकल कंपाउंड्स और अहम स्टार्टिंग मटेरियल्स की रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के कारोबार से जुड़ी है। ये मटेरियल्स एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स यानी APIs के साथ साथ अन्य फार्मा प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी अहम माने जाते हैं। तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा आज का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं शेयर बाजार की और कुछ ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जिन्होंने आज दिन में काफी अच्छा एक्शन दिखाया ऊपर और नीचे की ओर और उसकी वजह भी समझ लेते हैं। पहली खबर, APIs की लीडिंग मैन्युफैक्चरर ग्लेनमार्क लाइफ के शेयर ने 28 अप्रैल को 525 रुपए की 52 हफ्ते की नई ऊंचाई को छुआ। दिन के दौरान शेयर में 9.5% तक का उछाल भी देखने को मिला और कारण है कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे, जिसने बाजार को पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। Q4 में कंपनी का मुनाफा साल दर साल 48% बढ़कर 146 करोड़ रुपए पर रहा। कंपनी की आय 21% बढ़कर 621 करोड़ रुपए पर रही है। तिमाही के दौरान EBITDA यानी कामकाजी मुनाफा 45.2% बढ़कर 206.4 करोड़ रुपए पर रहा और मार्जिन 27.7% की तुलना में 33.2% पर रहे। नतीजों को CDMO से ऊंचे योगदान, बेटर प्रोडक्ट मिक्स, PLI स्कीम के बेनिफिट के साथ साथ लागत में कमी यानी इनपुट कॉस्ट में कमी से सहारा मिला है। जेनेरिक API सेगमेंट में कंपनी की आय में साल दर साल 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरी खबर, आरती सर्फेक्टेंट्स के शेयर में 28 अप्रैल को 17% तक का उछाल देखने को मिला क्योंकि मंगलवार शाम को जारी नतीजों में कंपनी का मुनाफा लगभग 2 गुना रहा है। Q4 में कंपनी का मुनाफा करीब 96% बढ़कर 4.7 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 2.4 करोड़ रुपए पर था। मुनाफे में उछाल के पीछे वजह है कामकाजी मार्जिन में सुधार क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट यानी कच्चे माल की कीमत में कमी हो रही है। इसके अलावा तिमाही के दौरान आय 151.4 करोड़ रुपए से 4.2% बढ़कर 157.8 करोड़ रुपए पर रही। वित्त वर्ष 2023 की बात करें तो मुनाफा और भी तेजी से बढ़ा है। पूरे वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी का मुनाफा 5.5 करोड़ रुपए से 2.3 गुना बढ़कर 12.7 करोड़ रुपए पर रहा है। लागत में कमी और मजबूत मांग के दम पर बीते 1 महीने में शेयर 65% से ज्यादा चढ़ चुका है। तीसरी खबर, चौथी तिमाही के अच्छे नतीजों के बावजूद 28 अप्रैल को NBFC कंपनी श्रीराम फाइनेंस के शेयर में 6% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। Q4 में कंपनी का मुनाफा 1086 करोड़ रुपए से 20.5% बढ़कर 1308 करोड़ रुपए के आसपास रहा। वित्त वर्ष 2023 के दौरान कंपनी के मुनाफे में 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का मुनाफा 2721 करोड़ रुपए से 122% यानी 2.2 गुना बढ़कर 6020 करोड़ रुपए पर रहा है। तिमाही के दौरान कंपनी की NII यानी शुद्ध ब्याज आय 2524 करोड़ रुपए से 66% बढ़कर 4181 करोड़ रुपए पर रही है। एसेट क्वालिटी यानी ग्रॉस NPA में तिमाही दर तिमाही हल्की कमी ही दर्ज की गई है। ग्रॉस NPA 6.29% से घटकर 6.21% पर रहे हैं, पर नेट NPA लगभग फ्लैट रहे हैं। नेट NPA 3.2% की तुलना में
3.19% पर ही रहे हैं, जिससे बाजार को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, जिस वजह से आज शेयर में गिरावट देखने को मिली। चौथी खबर, एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर में 28 अप्रैल को 9% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि चौथी तिमाही में साल दर साल कंपनी के मुनाफे में कमी दर्ज की गई है। चौथी तिमाही में कंपनी की आय 279 करोड़ रुपए से 7.7% घटकर 257.4 करोड़ रुपए पर रही है। वहीं इस दौरान कंपनी का मुनाफा 30.9 करोड़ रुपए से घटकर 23.2 करोड़ रुपए पर रहा है। साल दर साल मुनाफे में करीब 25% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी की आय में 12.7% और मुनाफे में 9.2% का उछाल देखने को मिला था। इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कल के बाजार पर कौन से ऐसे इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो कि असर डाल सकते हैं। सबसे पहले तो नतीजों पर नजर रहेगी। शनिवार यानी कि 29 अप्रैल को कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे जारी होंगे। ये निफ्टी का पार्ट है, बड़ा बैंक है जिसके नंबर्स आएंगे। इसके साथ साथ दो और बैंकों के भी नंबर्स शनिवार को ही आएंगे, IDFC फर्स्ट बैंक और उसके साथ साथ RBL बैंक। इनके नतीजे भी कल के सेशन में ही आते हुए दिखेंगे, यानी कि शनिवार को कुल मिलाकर 3 बैंकों के नतीजे आएंगे। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस पर भी आपको नजर रखनी है क्योंकि इसकी बोर्ड बैठक होने वाली है। नतीजे तो आएंगे ही बैंक के, उसके साथ साथ पूंजी जुटाने पर भी बोर्ड विचार करेगा। पूंजी जुटाने की जहां तक बात है तो वित्त वर्ष 2024 के लिए कितनी पूंजी जुटाई जाएगी और किस माध्यम से पूंजी जुटाई जाएगी, इस बोर्ड बैठक में उसमें विचार होगा। तो कुल मिला के 4 बैंक हैं, जिसमें 3 निजी बैंक हैं और एक सरकारी बैंक है, जिसके शनिवार को नतीजे आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा सोमवार यानी 1 मई की बात करें तो लेबर डे के मौके पर भारत के बाजार बंद रहेंगे, यानी कि भारतीय बाजारों में छुट्टी रहेगी। साथ ही एशिया के 2 अन्य बाजार सिंगापुर और हांगकांग, यहाँ पे भी छुट्टी रहेगी। और चीन के बाजार तो 1 से लेकर 3 मई तक बंद रहेंगे, यानी कि सोमवार को कुल मिलाकर एशिया के 4 बाजार ऐसे हैं जहाँ पे छुट्टी रहेगी। 1 मई से कुछ नए नियम भी लागू हो रहे हैं। ग्राहकों के पैसे से बैंक गारंटी अब ब्रोकर्स नहीं बना पाएंगे, तो ये एक अहम बदलाव है जो कि स्टॉक ट्रेडिंग के लिहाज से ब्रोकर्स के नजरिए से 1 मई से लागू होता हुआ दिखेगा, जिस पर बाजार की खास तौर पे नजर रहेगी। इसी के साथ वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत का पूरे दिन भर का हाल पता चल गया होगा। तो सोमवार को आपसे इसी समय फिर से मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।